14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति के इस छोटे से मूल्यांकन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम 68 साल की इस धम्म क्रांति के सफर का एक छोटा सा मूल्यांकन इस समय आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर सत्यजीत। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत। डॉक्टर साहब का एक बड़ा परिचय है, लेकिन हम बातचीत ज्यादा करने के लिए बहुत छोटा परिचय देंगे। डॉक्टर सत्यजीत एक जाने माने लेखक है, लेकिन ऐतिहासिक संशोधन पर लेखन जो है ये उनके लेखन की या उनके लिखान की एक बड़ी खासियत रही है। लगभग 6 पुस्तकें उनकी इस समय बाजार में आ रही हैं। इससे पहले 4 आ चुकी है, लेकिन कई विषयों पर जो इतिहास से जुड़े हुए जो लेखन है उस लेखन को वे बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपने पाठकों के पास पहुंचाते हैं। इस लेखन की एक खासियत होती है और ये लेखन ऐतिहासिक वो संदर्भों को लेकर आता है जो संदर्भ लोगों की नजरों से बड़े अछूते होते हैं। सत्यजीत साहब का एक विशेष पहलू ये भी है कि वे पियदस्सी सम्राट अशोक से जुड़े इतिहास को बड़ी ही ताकत से और बड़ी ही शिद्दत से अपने लेखन में लेकर आते हैं और अपनी वाणी में भी लेकर आते हैं। तो डॉक्टर साहब से ये सीधे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बात शुरू करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। आप पूरी दुनिया में जो बुद्धिज्म का फैलाव है और फैलाव था, इन दोनों चीज़ों पर आप बड़ी गहराई से काम करते हैं, बड़ी गंभीरता से काम करते हैं। और हम जहाँ तक आपकी पुस्तकों को देखते हैं तो हमें लगता है कि आप जिम्मेदारी से काम करते हैं। इस वक्त में दुनिया जिस चीज़ को देख रही है, ईरान और इजराइल जिस त्रासदी से गुजर रहा है, दरअसल युद्ध की विभीषिका इस समय दोनों देशों के भौगोलिक क्षेत्र पर अपना साम्राज्य बना चुकी है। ऐसी स्थिति में भी हम आपसे धम्म क्रांति का मूल्यांकन करते हुए ये बात जानना समझना चाह रहे हैं कि इन दोनों देशों में बुद्धिज्म का जो प्रभाव रहा, वो प्रभाव भले ही आज कहीं दिखाई नहीं देता, आज केवल संकेतों के रूप में वो दिखाई देता है, लेकिन उसके भी संदर्भ बहुत हद में बदल चुके हैं। हम चाहेंगे कि ईरान में बुद्धिज्म कैसा रहा और इजराइल में बुद्धिज्म कैसा रहा। आज भले ही वे युद्ध की विभीषिका पर खड़े हैं, आप कैसा समझाएंगे इसे? विशेष करके अगर बुद्धिज्म की अगर बात करते हैं तो वैश्विक स्तर के ऊपर में हमारे पास में एक नाम बड़े ठोस प्रमाण से आता है, वो सम्राट अशोक का ही आता है सर्वप्रथम जी। उसके बाद में कनिष्क आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि बुद्धिज्म जो है या बौद्ध भिक्षु जो है बुद्ध के हयात में सीरिया तक गए नहीं, ऐसा मानना है। लेकिन बुद्ध के हयात में ही पन्या नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे वो सीरिया चले गए थे, वाया इजराइल। अच्छा। इजराइल। और उस जमाने में उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे ईरान उस समय में वो पार्थिया हुआ करता था, अब ईरान बोला जाता है उनको, उस देश को। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा उन्होंने काम किया। मक्का हो गया, काबा हो गया, यहाँ पे उन्होंने बौद्ध विहारों की स्थापना किया था। अरंत पुन्या नाम के बौद्ध, ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं था उस समय में, मैं नहीं था। ये डॉक्टर परेरा है, राहुला यूनिवर्सिटी के, श्रीलंका में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और उसका कुलगुरु है वो डॉक्टर परेरा। ही इज ए मॉन्क, ये महाथेरा है। उन्होंने रिसर्च किया, उनके रिसर्च के आधार पे मैं आपको। अच्छा, लेकिन उनके रिसर्च का आधार क्या रहा? उनके रिसर्च का आधार ये रहा कि उन्होंने स्वयं जाके वहाँ पे रिसर्च किया है। अच्छा। और मैंने उनकी किताब पढ़ के मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, उनकी बात को रख रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने बहुत सारे आर्कोलॉजिकल एविडेंस अपने को दिए हैं उसके अंदर में। आपका अपना भी आर्कियोलॉजी पर बड़ा खास दखल है। जी। तो ये आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट के आधार पर अगर ये कहा जाए तो वो क्या चीजें मिलती है जो इस पूरे क्षेत्र को बुद्धिज्म से प्रभावित क्षेत्र माने? विशेष करके जो सिरिपाद है, सिरिपाद में बुद्ध के चरण। जी बराबर है। तो उस चरण को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है।
रेड सी स्कॉलर्स, हम्म, ये जो स्क्रिप्ट्स है जिन्होंने हिब्रू भाषा में है वो, और इसको यहूदियों ने दबा के रखा है। ये जो रेड सी स्कॉलर्स बोलते हैं उसको, ये जो स्क्रिप्ट है ये बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा हुआ है। अगर आप वेबसाइट खोलते हैं, और विशेष करके हिब्रू यूनिवर्सिटी इज़राइल, हम्म, इसकी स्थापना जो है अपना आइंस्टाइन ने किया था। और आज भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर में बुद्ध की लगभग है ना, वहाँ का जो लाइब्रेरी है दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, और ओल्डेस्ट बहुत सारी वहाँ पे स्क्रिप्ट रखी हुई है। तो उस लाइब्रेरी के अंदर में आज भी 100 से ज़्यादा बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। और एलिजाबेथ करके, शी वॉज द क्रिश्चियन, और वो इज़राइल में रहती थी लेकिन जापान चली गई, और जापान में उसने बुद्धिज़्म का बहुत सारा क्या अध्ययन किया, और वहाँ से उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में लगभग 100 से ज़्यादा क्या बोलते कि तुम्हारा बुद्ध की चित्र भेजे। और ये चित्र आइंस्टाइन ने भी देखा था। अभी सवाल करता थे कि आइंस्टाइन का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना ही होगा, जी जी। कि इनको बुद्ध से कैसा परिचय हुआ। एक तो जर्मनी में हुआ होगा या फिर हिब्रू में हुआ होगा, हिब्रू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में। दो ही आधार है जहाँ पे आइंस्टाइन का, तो बहुत बड़ा लाइब्रेरी है वहाँ पे आज भी है, लेकिन अध्ययन कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा राहुल परेरा कहते हैं। लेकिन आप जब ये जो हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा जो है, इस हिस्से को आप जब देखते हैं, बुद्धिज़्म के दृष्टिकोण में देखते हैं, बुद्धिज़्म की जो आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके संदर्भ में देखते हैं, तो आप कैसा समझते हैं इसे? देखिए, इसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो खोजा है, जो पहनावा है अपना, क्या बोलते कि ईरान के लोगों का जो यूनिफॉर्म है, हाँ। या मुस्लिम महिलाओं का जो बुर्खा है, इसके पीछे में अगर बहुत गहराई से देखोगे आप उसको, तो ये यूनिफॉर्म जो है बुद्ध का, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के जो चीवर है वहाँ से आता है। आज अगर आप मक्का मदीना में जितने भी लोग जाते हैं, तो आधा खंदा जो है ना खुला रहता है, वाइट कपड़ा पहनता है, और उसका जो पहनावा है ना वो चीवर के टाइप का है। मीन्स आज भी वर्तमान में बुद्धिज्म का जो कल्चर है, बौद्ध जो कल्चर है यूनिफॉर्म्स का, आज भी उसका प्रभाव उनके यूनिफॉर्म में है। भले भी कलर चेंज है, कलर चेंज है। आप अगर भिक्षुओं का जो ये देखते हैं, चीवर का यूनिफॉर्म देखते हैं और ऐसे घूंघट वगैरह पहनती है, वो सेम वहाँ से आता है। 90% लोग उस जमाने में क्या बोलते कि बिफोर द इस्लाम बुद्धिस्ट थे। ये मैं नहीं करता हूँ, डॉक्टर वजीर करके बुद्धिज्म इन ईरान करके एक बुक है उनका, बहुत बड़ा, 300-400 पेजेस का, पूरा अंग्रेजी में है। इसमें बहुत सारे एविडेंस उन्होंने दिया है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में। आप भले ही फिर बाद में 7वीं सदी के बाद में जो कुछ हुआ, और बुद्धिज़्म जो डाउनफॉल की उतर गया, विपत्तियों की जो आंधी बुद्धिज़्म के ऊपर में आई और उसमें सब घालमेल हुआ, वो बात अलग है। बट 7वीं सदी के पहले को अगर हम देखें, और ये दोनों स्थितियां ईरान में भी दिखाई देती है और इस्राइल में मध्य भी एशिया, दिखाई देती मध्य एशिया, है। पूरे मध्य पूर्व एशिया, पूरा मध्य एशिया में। अच्छा। हाँ, आज भी जो है टेपे, जिसको बोलते, टेपे मीन्स स्तूपा, काबा, कुब्बा, ये स्तूपा का ही अभ्रंश क्या बोलते कि वर्ड से 370 मूर्तियां काबा में हुआ करती थी बुद्ध की, बुद्ध परस्त, ये शायद आपने नाम सुना ही होगा। ये बुद्ध परस्त जो है, बुद्धू ये शब्द है, कौन है? ऐसा बुद्धिस्ट था वो। ठीक है कि पहला जो वार सिंध में हुआ, डाउनफॉल तो शुरू होता है सिंध से बुद्धिज़्म का, क्योंकि कासिम ने वहाँ पे क्या बोलते कि आक्रमण किया था। उस जमाने में जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं वहाँ पे थी, विहारें थी, उसको पहले वहाँ से डाउनफॉल किया गया, उसको वहाँ से नष्ट किया गया। दाहिर ने बड़ा और नुकसान कर दिया, मिर्हाकुल ने बड़ा भारी नुकसान कर दिया। ये तो पहले की बात है ना, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आने के पहले, मीन्स आज के भारत के लेकिन बाद। ये जो सारे इतिहास के संदर्भ हमें दिखाई देते हैं, हाँ। इन संदर्भों को अगर वर्तमान समय से अगर जोड़ कर देखें, तो आप इसका आकलन कैसे करते हैं? देखिए, इसका आकलन, क्योंकि देखिए एक बात बाबा साहिब भी कहते हैं कि जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास को नहीं बना पाते।
तो अगर ये इतिहास नए सिरे से बनने की जब बात आती है, तो अभी तो वर्तमान जगत जो है लगभग 2500 साल आगे बढ़ चुका है। जी, जी, जी। और ये 2500 साल बाद आगे बढ़ चुका है, ये जो वर्तमान का जगत है, इस जगत को हिस्ट्री के आधार पर कैसे संबोधित किया जाए? देखिए, प्रश्न ऐसा है कि हिस्ट्री रीराइट होते रहती है। मैंने जो अनुमान लगाया है वो अनुमान 100% सही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपका भी अनुमान है, आप भी अनुमान लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है करके। तो हम हिस्ट्री को रीराइट करते तो अनुमान के आधार पे करते, लेकिन आर्कोलॉजिकल एविडेंस तो बिल्कुल परफेक्ट होते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और बुद्धिज्म के साथ में आर्कोलॉजिकल एविडेंस अगर हमने जोड़ दिए तो फिर आपका अनुमान 99% या 90% के आसपास सही हो सकता है। ये आकलन है। अभी इसमें आपको क्या लेना है, या मार काट और विनाश को लेना है या विकास को लेना है वर्तमान मतलब परिप्रेक्ष्य इस में। वक्त में हम मानवता को क्या स्वीकारना चाहते हाँ, हैं? क्या स्वीकारना चाहिए? ठीक है कि बुद्धिज्म का डाउनफॉल हुआ, बहुत सारे आक्रमण हुआ, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम हुआ, ये विनाश की बात होगी। लेकिन बुद्धिज्म के क्षेत्र के अंदर में, विज्ञान के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के अंदर में, इकोनॉमिकल क्षेत्र के अंदर में, इंटरनेशनल डिफेंस पॉलिसीज के क्षेत्र के अंदर में बुद्धिज्म ने जो काम किया उस जमाने में, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी रिलेवेंस है, प्रासंगिक है, उस विकास की बात करोगे तो फिर बुद्धिज्म बहुत अच्छा है, तो फिर उसे स्वीकारा जा सकता है। उसको स्वीकारा जा सकता है। लेकिन जिसने मार काट और हत्या और क्या बोलते कि बहुत सारी चीजें हो गई, तो उससे क्या मिलने वाला है? कलिंग युद्ध हो गया, कलिंग हो गया, हाथी घोड़े धरती में समा गए। एक बात डॉक्टर साहब, जैसे कि आपकी वो पुस्तक जो बड़े समय से चर्चा में भी रहा है, सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रभु युद्ध भारत। हाँ, हाँ, और धर्म विजय से जुड़ी हुई बात जो आप कहते जी, हैं, जी, जी, तो इन सब चीजों का क्या इन्हीं चीजों से संबंध है? इसी से मेरा फोकस विकास की ओर है। जो जातिविहीन चरित्रवान, जो प्रबुद्ध, विशाल प्रबुद्ध भारत था, पूरे संसार का सबसे बड़ा, सबसे अमीर, जाति चरित्रवान प्रबुद्ध भारत के समय की जो सामाजिक आर्थिक नीतियां थी, जाति विहीन चरित्रवान, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारत को जाति आधारित जो भारत है, इसको जाति मुक्त भारत कैसे बना सकता है, उन नीतियों के माध्यम से इस पर मेरा ज्यादा फोकस है। किसने किसको मारा और किसने किसको काटा, वो धरती में समा गए, वो धरती में समा गया, उसकी चर्चा करके मिलने वाला क्या है? तो ये जो अशोका का धर्म विजय है, हाँ, इस धर्म विजय को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, क्योंकि बाबा साहेब ने भी 14 अक्टूबर 1956 में जब ये धर्म क्रांति की, तो उन्होंने भी धर्म विजय दिवस को चुना है। जी 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 जी। तो इसे हम जोड़कर कैसे देख सकते हैं? देखिए, बाबा साहब का पूरा फोकस, अगर क्रांति प्रतिक्रांति आपने भी पढ़ा ही होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रांति प्रतिक्रांति से ही मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मौर्य, बाबा साहब ने एक बड़ा अच्छा सुंदर वर्ड शब्द प्रयोग किया है, मौर्य बौद्ध काल बोला उन्होंने, मौर्य काल नहीं बोला, मौर्य बौद्ध काल। हाँ, आप पढ़ लीजिएगा, प्रतिक्रांति प्रतिक्रांति, ये आप पढ़ो और वहां पे शब्द देखो कि बाबा साहब ने कौन सा शब्द प्रयोग किया। दुनिया में ओनली फॉर डॉक्टर बाबा साहब ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मौर्य बौद्ध काल लिखा। बाकी लोग जो है ना, जितने भी इतिहासकार हो गए, मौर्य काल बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब मौर्य बौद्ध काल बोला है। उन्होंने कहा कि मैं मौर्य बौद्ध काल पे लिखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मुझे संदर्भ नहीं मिल रहे हैं। मौर्य बौद्ध काल के ऊपर में अध्ययन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फिर उसके बाद में वो ब्राह्मणिज्म के ऊपर में प्रहार करते, तो ब्राह्मणिज्म के ऊपर में जो प्रहार कर रहे हैं वो तो बाबा साहब ने ऑलरेडी लिखा ही है उसको। लेकिन बाबा साहब ने जो हमको काम दिया है कि मौर्य बौद्ध काल के ऊपर में आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, तो फिर इस अध्ययन को, इससे प्रेरणा लेकर आप क्या इस अध्ययन की यही चालू है मेरा जो 4-5 बुक जो अभी जो पब्लिश मार्केट में है, दी सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत, सम्राट अशोक और संविधान दौर, उसके बाद में सम्राट अशोक और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, दोनों का कार्य का है लेखा जोखा, और चौथा है सम्राट अशोक धम्म विजय।
ये सारा जो चीजें मार्केट में किताबों के माध्यम से जो भी बातें मैं दुनिया के सामने में या जनता के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके पीछे में प्रमुख जो अगर प्रेरणा स्रोत कोई रहा होगा तो बाबा साहब की क्रांति प्रतिक्रांति। लेकिन अभी अगर इस समय में दर्शकों के लिए अगर ये बात समझना चाहूं कि ये जो अशोका का धर्म विजय है, इस धर्म विजय को इस समय में, क्योंकि इस समय में भी धर्म जो है वो बड़ा हावी है वर्तमान दुनिया पर, तो अगर इसे समझना चाहे तो इस धर्म विजय को आप कैसे विशद करेंगे? देखिए, पहली बात थी, अकॉर्डिंग टू द सम्राट अशोक के जो शिलालेख है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में दो शब्द ज्यादा प्रमुख है। एक है संप्रदाय, उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, और दूसरा धम्म विजय, सॉरी धम्म ये शब्द प्रयोग किया है। हम जिसको धर्म बोलते हैं, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म जो बोलते हैं, तो उस जमाने में भी अशोक के पीरियड में जो भी संप्रदाय रहे, संप्रदाय मीन्स ये संप्रदाय, उनका एक ये ऐसा विचार प्रवाह, बराबर है। तो उस समय में उन जो कुछ धार्मिक संप्रदाय रहे उसको हिंदू है ना, बौद्ध क्या बोलते कि हिंदू संप्रदाय या हिंदू धर्म, आजीवक धर्म, जैन धर्म, ये शब्द प्रयोग नहीं होते थे, संप्रदाय बोला जाता था। लेकिन धम्म धम्म ही है, द लॉ ऑफ नेचर, दैट इज द धम्मा। पहली बात कि हमारे लोगों को मतलब प्रकृति का कानून, प्रकृति का कानून मतलब धम्मा, धम्मा वो सबके लिए समान है, चाहे वो भारतीय हो या अमेरिकन हो, उनके लिए समान है। दैट इज द धम्मा, दैट इज द धर्म। लेकिन लोगों की अपनी जीवन जीने के लिए तय की हुई जो विचारधारा है, धारा है, मीन विचार प्रवाह, हाँ, उन प्रवाहों को संप्रदाय का, वो संप्रदाय है, वो संप्रदाय। फिर उनका वेशभूषा आ गया, उनके फिर उत्सव आ गए, वो संप्रदाय, उसमें पूजा पद्धति भी जुड़ गई, सारी आ गई, कस्टम, सारे कस्टम्स आ गए उसके अंदर में, उसका धर्म के साथ में कोई लेन देन नहीं है। तो फिर अशोका का ये जो धर्म विजय जो कहा जाता है, तो ये क्या है? ये धर्म विजय मीन्स नैतिक मूल्यों की विजय। अच्छा, मॉरलिटी की विजय, मतलब जो बुद्ध ने जो फाइट प्रिसेप्ट्स दिए, मतलब धम्मा टेक्स्ट में जो हमें मॉरल मिलता है उसकी विजय। तो कब विजय होगी? जब लोगों ने उसका अनुकरण करना जब शुरू कर देंगे, या अनुकरण करने में उसका क्या बोलते हैं कि प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, तब धर्म की विजय होगी। तो 98% लोग जो है सिलवान हुआ करते थे और 2% क्राइम था। अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं बोल रहा, वो तो मतलब नैतिक जीवन बिताने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर धर्म की विजय हो गई, विचारों की विजय हो गई। आज अगर बाबा साहब के विचारों के अंतर्गत अगर सारा भारत अगर आ जाए तो विजय हो गई ना बाबा साहब के विचारों की, मतलब तो ये तो धर्म विजय हो गई। मतलब जो हमारे संविधान का भी एक डायरेक्शन आता है कि समानता के साथ, बंधुत्व के साथ, स्वतंत्रता के साथ, न्याय के साथ, समता, स्वातंत्र, बंधुत्व का जब ज्वाला यहाँ पे प्रज्वलित हो जाएगी और हर तरफ अगर समता दिखने लगेगी, बंधुत्व दिखने लगेगा, समानताएं दिखने लगी, तो विजय होगी, संविधान की विजय। उसी प्रकार धम्म विजय, दैट इज द मॉरलिटी की विजय। तो इसी बात को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। हम एक बात ये समझना चाह रहे हैं कि ये 68 साल का ये वक्त बीत रहा है। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 में धम्म क्रांति की। आप भी ये जो सम्राट अशोका, प्रियदर्शी, इनकी स्टडी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप दुनिया में ये खोजबीन कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ आप हिस्ट्री को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप उस वक्त के मॉरल के साथ जोड़कर इस वक्त के मॉरल को आप एक कंपैरेटिव स्टडी में अपने लेखन में लेकर आते हैं। क्या बाबा साहेब की धम्म क्रांति आपके इस कार्य को कितना प्रेरित करती है? बाबा साहब की धम्म क्रांति और स्पेशली में उनका जो क्रांति प्रतिक्रांति जो बुक है, उससे ज्यादा प्रभावित हूँ, वहीं से प्रेरणा आती है। हाँ, आप उसको बड़ा माइन्यूट लेकर पढ़ते हैं ना, सारी चीजें, कोई चीज ही नहीं छोड़ी उन्होंने, कोई चीज नहीं छोड़ी। सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए विधि विधान का शब्द प्रयोग किया है उन्हें, विधि विधान, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। बस आप प्रश्न ऐसा है कि आप बाबा साहब के विचारों को कौन से टर्मिनोलॉजी में
प्रस्तुत करते हैं वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर में। इस दृष्टिकोण पर। हाँ, दृष्टिकोण के ऊपर। आम्बेडकरवाद के दृष्टिकोण से है ना उसको प्रस्तुत कर रहे हैं या बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से। बाबा साहब का दृष्टि देखो, बाबा साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मैंने जो कुछ विद्वत्ता हासिल की है वो मेरे गुरु बुद्ध से प्राप्त की। जो कुछ आपका जो वॉल्यूम नंबर 18 है और उसका जो लास्ट का चैप्टर है 579 ऐसा कुछ तो भी पेज नंबर है, उसमें बड़ा स्पष्ट कहा है कि मैंने जो कुछ विद्वत्ता हासिल की है वो मेरे गुरु बुद्ध से प्राप्त की है। इसका ये अर्थ हो गया कि बाबा साहब का जो कुछ विचार है वो बुद्धिज्म है। अशोक ने नए विचार प्रवाह को जन्म नहीं दिया, उन्होंने बुद्धिज्म के विचारों को आगे लिया और बाबा साहब ने भी बुद्धिज्म को आगे लिया। कितना सिमिलर है, कितना समानता है। लेकिन हमने बहुत सारे शब्दों का माया जाल समाज में पिरोया है और उसके माध्यम से बहुत सारे विचार एक विचार को कई नामों के से हमने उसको प्रस्तुत किया, तो उसके वजह से कंफ्यूजन हो जाता है समाज के अंदर में। लेकिन मूलतः बाबा साहब का विचार जो कुछ विचार है वो मूलतः बुद्धिज्म ही है। इसके सिवाय कुछ नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, इस बातचीत को हम पूरा करना चाहेंगे। आपसे एक छोटा सा मैसेज लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि इस वक्त में जिस स्थिति में ये दुनिया है, इस दुनिया को बाबा साहेब की जो धम्म क्रांति है वो क्या संबोधन कर सकती है? बाबा साहब की धम्म क्रांति से यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि संसार को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। आज जो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वहाँ पे उससे कुछ बहुत बड़ा प्रश्न हल क्या बोलते समाधान निकलेगा, कुछ भी निकला, हानि के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। अगर बाबा साहब और जहां भी हो दोनों तरफ हानि ही हानि। कल अगर पाकिस्तान इंडिया का भी ऐसा कुछ मसला खड़ा हो जाएगा तब भी हानि होगी। आपको और इसलिए युद्ध की विभीषिका से बाहर आ जाना चाहिए। युद्ध के विभीषिका से बाहर आना चाहिए। और दूसरी बात की मॉरलिटी को हमने ज़्यादा महत्व देना चाहिए। बाबा साहब की धम्म क्रांति भी जो है वो भी मॉरलिटी के आधार पर ही खड़ी है। अगर मॉरलिटी नहीं है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमको संसार के अंदर में जो हमको ये दिखाई दे रहा है, विनाश जो दिखाई दे रहा है, युद्ध की और मिसाइलें चल रही है, तोपें चल रही है, तो यही दिखेगी। जहाँ मॉरलिटी होगी तो निश्चित रूप से सहिष्णुता का प्रचार होगा। और सहिष्णुता ऐसी चीज़ है कि जो मनुष्य को आपस में जोड़ती है, देश को आपस में जोड़ती है। सहिष्णुता ये एक ऐसा तत्व है कि जो सबको आपस में जोड़ देता है। और बुद्ध की शिक्षाएं यही दिखाती है, यही सिखाती भी है कि लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहे। उनकी जीवनचर्या को भी एक मैत्रीपूर्ण जीवन कहा जाता है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की, वे भी इसी बात के लिए सबको प्रेरित करते हैं कि एक मैत्रीपूर्ण जीवन की ओर हम आगे बढ़े। हम यदि देखें कि बाबा साहेब का लिखा हुआ जो ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा, जो कि बुद्ध के परिचय के रूप में आता है, लेकिन उनकी शिक्षाओं के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो वो यही सिखाता है कि हमें सद्भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। यही बात बाबा साहेब जब संविधान सभा की ओर दिखाई देते हैं तो वहाँ भी संविधान एक मूल रूप से हमारे सामने आता है। और बृहद रूप में हमारे सामने जब आता है तो वो यही बताता है कि हम एक भ्रातृभाव के जीवन में आगे बढ़े, यानी कि बंधुत्व के जीवन में आगे बढ़े। और इसके सिवाय दुनिया में और कुछ नहीं है, लेकिन इसका मूल आधार होता है मैत्रीपूर्ण जीवन का, और वो है नैतिकता। तो नैतिकतापूर्ण जीवन जीने के लिए अगर कोई प्रेरणा आती है तो बाबा साहेब की धम्म क्रांति से ये ज़रूर आती है। और ये बातचीत हम कर रहे थे डॉक्टर सत्यजीत से। बड़ा विशेष उनका परिचय है कि वे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ अपने हिस्टोरिकल राइटिंग्स को, अपने राइट्स को पूरा करते हैं। इस वक्त हमने बहुत छोटी बातचीत उनसे की है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए और हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। 68 साल की धम्म क्रांति का ये छोटा सा मूल्यांकन आपके पास आता ही रहेगा।